हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हरिओम त्रिपाठी और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात किया जाए तो इसमें एक व्यक्ति का नाम निकल के आता है, मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमणकारी था, भारत में आया था सन 712 ईस्वी के आसपास, या यही एग्जैक्ट डेट बोल सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे हमको 711 तो कहीं पे 712 मिलता है। इस समय पे इसने भारत में आक्रमण किया, भारत के कुछ प्रदेशों को जीता, जैसे कि आपका जो ये सिंध वगैरह का क्षेत्र है उस तरफ इसने जीता हुआ था। और यहाँ पे एक कर निकल के आता है, जजिया कर, जो कि इसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो खास बात ये थी कि इसने ब्राह्मणों को उस कर से वंचित रखा था, बाकियों पर लगा दिया था। लेकिन बाद में फिर जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर भी थोपा गया। किसने थोपा, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करते हैं। तो चलिए मोहम्मद बिन कासिम से आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन कासिम को एक साइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक अरब आक्रमणकारी था, मुस्लिम शासक था। लेकिन हम जिसकी बात करने वाले हैं वो महमूद गजनवी के समय से हम शुरू करेंगे, या उससे भी पहले जो भी कुछ राजा हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तुर्की की, तो तुर्की के क्षेत्र में ही एक अब्बासी वंश रहा है। अब्बासी वंश का दास, जो कि बाद में एक तुर्क सरदार भी बना, जिसका नाम था अलप्तगेन। 962 ईस्वी में उसने यामिनी वंश की स्थापना की। अलप्तगेन की मृत्यु के बाद उसी का एक दास था जिसका नाम था सुबुक्तगेन। उसने 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की और उसी के वंश को गजनवी वंश कहा गया। स्थापना किसने किया? सुबुक्तगेन ने, और उसके साम्राज्य को गजनवी वंश भी कहा गया। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में एक शाही वंश का राजा जयपाल शासन करता था। अभी उत्तर पश्चिम की मैं बात करूं तो ये वही क्षेत्र है जिसको आज के वक्त में हम पेशावर कहते हैं। उस समय उसका नाम उद्भानपुर था। हिंदू शाही राजा थे ये जयपाल, तो ये वहाँ पर राज कर रहे थे, ठीक है। सुबुक्तगीन ने जयपाल को पराजित कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब जयपाल पराजित हो गए हैं तो उनके कुछ साम्राज्य का हिस्सा भी इसको मिल गया होगा, संपत्ति की लूट भी इसने की होगी, ठीक है। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात अगला शासक बना, ठीक है। तो अगला शासक बन गया, तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी को बगदाद यानी इराक, वर्तमान का इराक, उस समय इसको बगदाद बोला जाता था। अभी भी बगदाद का कोई क्षेत्र में इसको बगदाद बोला जाता है, लेकिन ये वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। तो महमूद गजनवी को बगदाद यानी इराक के खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई थी। इसका एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसको जो है बुत सिकन बोला जाता था। बुत सिकन का मतलब क्या होता है? मूर्ति भंजक, यानी कोई ऐसा राजा जो कहीं पे भी जाए तो वहाँ के प्रतीकों को तोड़ दे। जैसे कि किसी साम्राज्य पर इसने आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के पश्चात उस राज्य की जो मूर्तियाँ बनवाई गई हैं, राजा के प्रतीक हैं, जो कुछ भी है, उनको ये तोड़ देता था। इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता था? बुत सिकन, अर्थात मूर्ति भंजक। मंदिरों को भी ये तोड़ देता था, वहाँ पे भी जो ये मूर्तियाँ हैं उसको टुकड़े टुकड़े कर देता था, इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता था। इसका भारत पर आक्रमण करने का केवल एकमात्र उद्देश्य था भारत में संपत्ति की लूट करना। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ये दोनों भारत पर आक्रमण किए, लेकिन इन दोनों के उद्देश्य अलग थे, तो वास्तव में इनके उद्देश्य थे क्या? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मात्र एक उद्देश्य रहा है कि भारत की संपत्ति की लूट की जाए। लेकिन मोहम्मद गोरी, उसका पूरा का पूरा लक्ष्य ये था कि भारत को भी अपने साम्राज्य में शामिल करके मैं पूरे पूरे सत्ता पर राज करूं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मैं बात करूं अगर महमूद गजनवी की, तो इसका पहला आक्रमण सन 1001 ईस्वी में पेशावर पर था। अब ये वही पेशावर है जहां पर हिंदू शाही राजा जयपाल शासन कर रहा था। पिछली बार तो सुबुक्तगीन ने पराजित किया इसको, अब इस बार महमूद गजनवी के द्वारा भी इसको पराजय का सामना करना पड़ता है। पराजित होता है और ग्लानिवश यह आत्मदाह कर लेता है। इसके जीवन का, यानी कि महमूद गजनवी के जीवन का भारत में सबसे प्रमुख आक्रमण सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था, जो वहाँ के राजा भीम प्रथम के समय हुआ था, तथा इसका आखिरी भारतीय अभियान सन 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। तत्पश्चात 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये सारी बातें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए इतिहासकार हेनरी इलियट की, तो इनके अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कभी भी इसको पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। इसके दरबार में फिरदौसी नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी पुस्तक थी शाहनामा, और एक जो है बैहाकी भी था जिसकी पुस्तक थी अलबी तारीख सुबक्तगीन, और अलबरूनी जिसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। इसमें सबसे खास जो है वो है अलबरूनी, इसकी पुस्तक किताब उल हिंद, इसको याद रखिए। प्लस फिरदौसी का भी कभी कभी पूछ लेता है शाहनामा, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे।
1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात पश्चिम एशिया की राजनीति में परिवर्तन आया तथा जिसके कारण राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे भरने के लिए दो राज्य अस्तित्व में आए, एक ईरान में ख्वारिज्म का राज्य और दूसरा अफगानिस्तान में गौर का राज्य। अगर बात की जाए महमूद गजनवी की मृत्यु की, तो इसकी जब मृत्यु हुई तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य इसने इकट्ठा कर लिया था, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई तो वहाँ पे जो है राजनीति करने वाला कोई बचा ही नहीं। वो क्या था ना कि पूरे ईरान वाले जो थे और तुर्की जो थे, ये कबीलों में बंटकर अपने ही राज्य का सफाया करना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि सबको सत्ता चाहिए और सत्ता के मोह में इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और ऐसा ये लोग अपने में जो है झड़प करने लगे कि कोई राजा बनने के योग्य रहा ही नहीं, सब अपने में ही झड़प कर रहे थे बराबर। तो जब किसी का कोई सपोर्ट करेगा नहीं तो कहाँ से कोई राजा बनेगा। तो इस तरह से वहाँ पे राजनीतिक शून्यता दिखने लगी। ठीक है, इसके बाद आपने अभी देखा कि जो है ईरान में ख्वारिज्म का राज्य बना और दूसरा अफगानिस्तान में गौर का राज्य बना। अब गौर का राज्य कौन संभालने वाला है और कौन ख्वारिज्म के राज्य पे होगा, ये देखते हैं आगे। ठीक है, अगला व्यक्ति जो है उसका नाम है मोहम्मद गोरी। इसका वास्तविक नाम है मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो मोइजुद्दीन को ही भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल सन 1173 से लेकर 1206 ईस्वी तक रहा। इस बात को याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी का प्रारंभिक उद्देश्य पंजाब तथा सिंध को विजय करना था, किंतु वह सुलेमान के रास्ते, अगर सुलेमान की बात किया जाए तो यह गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय पर भारत में आया हुआ था। ठीक है, तो सुलेमान के रास्ते, जो कि सुलेमान गुम्बल दर्रा से आया था, उस रास्ते से ये नहीं जाना चाहता था। अतः उसने किरथर रेंज में बोलन दर्रे से होकर जाने का निश्चय किया। अब ये किरथर रेंज की अगर बोलन दर्रे की बात करूँ मैं, तो ये बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है बलूचिस्तान, वहाँ से आकर आने का इसने प्रयास किया और वहाँ से आता है, गुजरात की तरफ बढ़ता है। किंतु 1178-79 ईस्वी में सोलंकी वंश के महानतम शासक भीम द्वितीय से उसका सामना हुआ। गुजरात में हुआ। भीम द्वितीय, जिनकी माता का नाम था नायिका देवी, ये नायिका देवी युद्ध कौशल में काफ़ी प्रवीण थी, तो इन्हें युद्ध नीति भी पता थी किस प्रकार से युद्ध किया जाता है। अपने पुत्र का इन्होंने पूर्णतः मार्गदर्शन किया और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा किसको, अपने मोहम्मद गौरी को। और ये मोहम्मद गौरी यह युद्ध हार जाता है। भारत में इसका पहला युद्ध था और इसको पराजय का मुख देखना पड़ता है। इस तरह के हार के पश्चात जो है उसने निश्चय किया कि भैया अब जो है ना, हम भारत में अगर आक्रमण करेंगे तो पंजाब के रास्ते ही आक्रमण करेंगे, अब जो है मैं गुजरात की तरफ नहीं जाऊंगा, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। पंजाब में गजनी साम्राज्य का राज्य था, अतः उसने निश्चय किया कि वह गजनी को पराजित करके ही भारत में अपनी सत्ता स्थापित करेगा। मैंने कहा था ना, जब गजनी आया था भारत में तो उसने काफ़ी क्षेत्र को लूटा था, तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसको लूटने के बजाय उसने अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली थी। गजनी महमूद गजनवी के साथ जो कुछ उसके गुलाम आए थे वहाँ पर वो राज कर रहे थे, तो पंजाब के कुछ क्षेत्रों में उनका राज था। तो मोहम्मद गौरी ने यही ठाना कि अब जो है गजनी के जो भी ये गुलाम राज कर रहे हैं, इनको हरा कर ही मैं भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करूँगा। सन 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा पर कब्जा स्थापित किया गया। अब आपको पता है भटिंडा जो है ये आपका राजस्थान के काफ़ी पास है, और राजस्थान में उस समय राज करने वाले राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान, या फिर कहें तो पृथ्वीराज तृतीय। इस व्यक्ति का राज था और पृथ्वीराज के क्षेत्र में ही भटिंडा का राज्य आता था। तो अगर भटिंडा पर इसने आक्रमण करके भटिंडा को जीत लिया, अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया, तो जाहिर सी बात इससे कुपित होने वाले हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जब इससे कुपित हो गए तो यही कारण बना तराइन के प्रथम युद्ध का। सन 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई तथा वह पंजाब की तरफ लौट गया। पृथ्वीराज ने एक ऐतिहासिक भूल की। ये ऐतिहासिक भूल उनको जो कि भुगतना भी पड़ा बाद में, उन्होंने भूल ये किया कि इन्होंने उसको गौरी को तराइन के मैदान में तो हराया, लेकिन वो भागकर जब पंजाब में जा छुपा तो इन्होंने पंजाब से उसको भगाने का प्रयास नहीं किया। इन्हें लगा कि ये हार तो गया ही है। हमारे इतने देश में क्या था कि जितने भी हमारे इतने देश में राजा हुए हैं, ये सब एक चीज़ मानते थे कि अगर शाम हो गई तो हम नहीं लड़ेंगे, और अगर कोई राजा पीठ दिखा के भाग रहा है, कोई भी हमारे सामने से शत्रु, तो हम भागने वाले शत्रु पर वार नहीं करेंगे, शस्त्र त्याग दिया तो नहीं मारेंगे। लेकिन ये मुस्लिम शासकों ने कभी ऐसा भी नहीं किया। उन्होंने ठान लिया था एकदम, वो उनका मतलब एक नियम था कि अगर तुम हमारे सामने शस्त्र भी त्याग दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि शत्रु को बचने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक भूल की कि वे तराइन के युद्ध से संतुष्ट हो गए और उन्होंने पंजाब से गौरी को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सन 1192 ईस्वी में गौरी पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से पराजित कर दिया। चंद्रबरदाई के अनुसार, जो चंद्रबरदाई जी की एक लेख है, उसमें मिलता है कि वह उनको जो है गजनी ले जाता है और जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल लेता है, तथा उनके द्वारा सुना गया था कि वो शब्द बेरी बाण चलाते हैं, तो उनके द्वारा जो है बाण चलवाता है, इधर उधर घंटियाँ लगा देता है, चारों तरफ बजाते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान बजाते हैं, उस पर जो है तीर चलाते हैं। तो ऐसा सुनने को मिलता है कि इन्होंने लिखा हुआ है चंद्रबरदाई जी ने अपनी पुस्तक में। ठीक है,
तथा 1192 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने अपने द्वारा विजित भारतीय क्षेत्र का प्रशासक अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया, जिससे यह साबित होता है कि मोहम्मद गौरी को भारतीय क्षेत्र से कहीं ज़्यादा दिलचस्पी गजनी तथा गौर प्रदेश में ही थी, क्योंकि जितनी संपत्ति यहाँ भारत में थी, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि भारतीय क्षेत्र अभी वास्तव में बड़ा कितना है, तो जितने क्षेत्र को इन्होंने देखा था उसने काफ़ी लूट कर ली थी, तो इन्हें लगता था कि हमारा गजनी और गौर साम्राज्य काफ़ी सशक्त हो चुका है, काफ़ी संपत्ति है हमारे पास, तो इसको अधिकतर दिलचस्पी थी अपने गजनी और गौर प्रदेश में। इसने सोचा कि हम वहीं से शासन करेंगे। ठीक है, तो इसने वहीं से जो है शासन करने का निश्चय किया, इसलिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके ये चला जाता है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत लौट कर आता है तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से चंदावर के युद्ध में गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित करता है। अगर मैं जयचंद की बात करूं तो जयचंद ये वही शासक हैं गढ़वाल वंश के, जो कि कन्नौज के राजा थे, जिनकी पुत्री संयोगिता से विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण करके। अब पृथ्वीराज चौहान ने उनकी पुत्री से विवाह किया था तो उनके मन में भी आक्रोश था। 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान इसीलिए हारे क्योंकि जो ये गढ़वाल वंश के राजा हैं जयचंद जी, इन्होंने सहयोग किया था मोहम्मद गौरी का, इसी वजह से उनको युद्ध हारना पड़ा था। ठीक है, तो इनको मारने के लिए आता है। अब इसको लगा कि भाई जब विश्वासघाती तुम्हारा उसके साथ था, अपने दामाद के साथ, तो मेरे साथ भी विश्वासघात कर सकता है। ठीक है, तो आके इसको भी हरा देता है और मार देता है, कन्नौज को भी जीत लेता है। सन 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसने अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए ख्वारिज्म राज से अंधखुंद की लड़ाई लड़ा और पराजय का सामना किया, और इतनी भीषण पराजय इसकी हुई कि यहाँ इसने तुरंत निर्णय ले लिया कि भैया अब मैं दोबारा ये पश्चिम की तरफ तो मुख नहीं करूँगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे अगर पूरी तरह से देखना है किसी देश को या किसी भी क्षेत्र को जिस पे मुझे राज्य करना है, तो वह है भारतीय क्षेत्र। ठीक है, तो उसने जो है भारतीय क्षेत्र की तरफ नज़र डाला। इसके पश्चात गौरी ने अपना सारा ध्यान भारत को ओर लगाया। गौरी की मृत्यु की अफवाह के कारण पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया था। इस समय एक अफवाह फैल गई कि जो है गौरी मारा गया उस युद्ध में, जबकि यह मारा नहीं गया था, वह यह केवल उसमें हारा था। क्योंकि भीषण पराजय थी तो लोगों को लगा कि गौरी मारा गया, तो गौरी जीवित था। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मोहम्मद गौरी भारत में 1205 से 1206 ईस्वी के मध्य पंजाब में वापस आता है, और यह अभियान उसके जीवन का अंतिम अभियान था, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त उसकी हत्या करमातियों के एक गिरोह ने कर दी। ये करमाती जो है ना, कहा जाता है कि ये हिंदू और बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग थे जिनको कि अपने धर्म से इतना लगाव था कि उसके बारे में कोई एक शब्द भी बोले तो उसका सिर धड़ से अलग कर देते थे। वही सेम काम इन्होंने किया। गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। वैध उत्तराधिकारी का मतलब उसकी कोई संतान वगैरह ऐसे नहीं थी कि जिनको वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सके। उसने कहा ही नहीं था कि किसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। वो हमेशा एक बात कहता था कि मेरे दास मेरे पुत्रों के समान हैं, जो मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे वैभव, मेरे सम्मान तथा मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। अपने द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्र का उत्तराधिकार मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक अपने एक गुलाम को सौंप दिया। गौरी की मृत्यु के पश्चात गजनी पर यालदौज का नियंत्रण हो गया तथा उच्च पर कुबाचा का नियंत्रण स्थापित हो गया। इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा कि जो ये गजनी साम्राज्य पर यालदौज, भारतीय क्षेत्र पर जो है अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, और उच्च पर कुबाचा का नियंत्रण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। अच्छा हाँ, इसका जो वंश है गुलाम वंश, इसको कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसके लिए जो सबसे उपयुक्त नाम है वो है इलवरी वंश। अगर इलवरी वंश की बात करें तो यह इलवरी जो है तुर्की का एक कबीला है, या कबीले की एक जाति बोल सकते हैं इलवरी को। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर जितने शासक हुए हैं वे सभी के सभी कहीं ना कहीं इसी कबीले से संबंधित थे। इसी वजह से इस वंश का सबसे उपयुक्त नाम इलवरी वंश मिलता है। और गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक यहाँ पे हर एक राजा, जितने राजा बने हैं, चाहे वह कुतुबुद्दीन ऐबक हो चाहे इल्तुतमिश हो, वे एक दूसरे के गुलाम ही रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रदेश का शासक हुआ। 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन के पुत्र मोहम्मद से दास मुक्ति पत्र को प्राप्त करने के पश्चात ऐबक एक वैध सुल्तान बनने के लिए योग्य हो गया। किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने एक सिपह सलार की हैसियत से भारत की सत्ता को संभाला। ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया। इंद्रप्रस्थ की अगर बात करें तो इंद्रप्रस्थ आज का वर्तमान का दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली को उस समय इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। अगर आपने महाभारत वगैरह देखा होगा तो इंद्रप्रस्थ की जो है बात करें तो इंद्रप्रस्थ वहीं पर था। ठीक है,
इंद्रप्रस्थ उस समय दिल्ली को बोला जाता था। तो ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया। इसने भी सोचा कि भैया मैं दिल्ली सल्तनत की अगर इसने बना लिया होता मुख्यालय तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहीं से हो जाती या फिर दिल्ली का वास्तविक सुल्तान यहाँ बन जाता। इसने सैनिक मुख्यालय बनाया, लेकिन वही व्यक्ति जिसका नाम यादौज है उसके डर से इसने अपना इसको मुख्यालय नहीं बनाया, क्योंकि उसका डर बराबर इसको लगा था कि वह कभी भी भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण कर सकता है और इसके सत्ता को हथिया सकता है, जिसकी वजह से इसने उसके आक्रमण से बचने के लिए लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। वास्तुकला में रुचि होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में ही प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर प्रसिद्ध कुतुब मीनार, जिसका डेट याद रखिएगा 1199 का निर्माण प्रारंभ करवाया। सन 1210 ईस्वी में ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। चौगान की बात करें तो यह एक पोलो जैसा खेल होता है जिससे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और इनको याद रखिएगा जो इसने बनवाया है, जैसे कि अपना ये कुतुब मीनार वगैरह, ये सब इसने तब बनवाया जब यह राजा बना ही नहीं था, यानी भारतीय क्षेत्र इसके अंडर में नहीं आया था। ये आया था उसके साथ मोहम्मद गौरी के साथ। तो मोहम्मद गौरी के साथ जब रहता था तभी उसका गुलाम बनकर एक सेनापति के रूप में इसने कई जगहों पर जैसे वहाँ पे हिंदू धर्म के जो भी इतने अवशेष थे या जो भी इतने किले वगैरह थे उनको तोड़कर उनकी जगह पर इसने सब बनवाया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।